अच्छा, ये द मेडिवल टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1066 टू 1485 तक है। मेडिवल, चूंकि हम एंग्लो सैक्सन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था एंग्लो सैक्सन जो है ना, अब 1066 में जो किंग एल्फ्रेड जब डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद हायर का उनकी जो है हायरार्की का मसला बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ओन करते हैं कि क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए जो है ना ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जो है ना ये फ्रांस से आएगा, और ये आके हिरोल्ड किंग जो है ना, जो उस वक्त के प्रीस्ट उसको करते हैं, तो इंग्लैंड के किंग को डिफीट करेगा और वो खुद आके थ्रोन पे बैठ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लैंड इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स कम्स, राइट। और उनके कल्चर को हमने देखा पिछले एज के अंदर, उसके उनके लिटरेचर को देखा, और किंग एल्फ्रेड जो खुद प्रोज राइटर था, अब ट्रांसलेशन होना शुरू हो गई थी इन चीज़ों की ना, तो वहाँ वहाँ पर हमने देखा कि कई की एक चीज़ें थी, उसमें एपिक राइटिंग लिखी जाती थी। एपिक में एक पोइम बियोलफ नामी पोइम थी, उसके अंदर भी गुडनेस का और इवलनेस की जंग है, उसमें बताया जाता है किस तरह इनका क्लैश होता है, ठीक है जी, और किस तरह गुड जो है वो जीतता है, बियोलफ नामी जो नाइट है। तो अब तकरीबन उसी तरह का कल्चर जो है ना अब यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अब फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ठीक है जी। तो एंग्लो सैक्सन जो थे वो जर्मन थे, ठीक है जी, जर्मन ट्राइब था जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर हमला करके इनके ऊपर बैठे थे, और अब ये लोग जो है ना फ्रांस के ओरिजिन से बेस कर रहे हैं। 1066 में द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में बताया गया कि ये जो बैटल हुई, तो फाउट ऑन सेनलैक हिल 7 माइल फ्रॉम हेस्टिंग्स, ठीक है जी, एक प्लेस है जहाँ से उनको लड़ा गया। ऑन सितंबर 28 1006, ठीक है, विलियम लैंडेड इन इंग्लैंड एट पेवेंसी ऑन ब्रिटेन साउथ ईस्ट कोस्ट विद अप्रोक्सीमेटली 7,000 ट्रूप्स एंड कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार, ठीक है। तो ये तकरीबन इतना बड़ा हमला इसने किया। ऑन अक्टूबर 13 हेरोल्ड अराइव्ड नियर हेस्टिंग्स विद हिज आर्मी, तो हेरोल्ड भी आ गया, आमना सामने होगा। रोल होना है। हेरोल्ड, ठीक है जी। तो हिरोल्ड नामी जो उस वक्त का बादशाह था, जो किंग एल्फ्रेड के बाद बैठ गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर हमलावर हो गए वो लोग। फर्स्ट नॉर्मैंडी किंग ऑफ इंग्लैंड क्रिसमस के दिन बना, ठीक है जी, 25 दिसंबर को। उसके बाद आगे हम चलते हैं, विलियम किंग ऑफ इंग्लैंड अब ये बन गया। अब इसने अपना ज़ाहिर जो भी हमलावर होता है वो अपना ही नस्बो लाइन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने बनाएगा। विलियम द कॉन्कर, द मोस्ट पावरफुल ड्यूक इन फ्रांस, डिसेंडेंट ऑफ द वाइकिंग्स, ठीक है जी। तो ये डिसेंडेंट भी है वाइकिंग्स का भी है, तो वाइकिंग एक ट्राइब है। रूल्ड इंग्लैंड विद स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, तो अब इसने, मैंने बताया था ना इससे पहले रोमन सिविलाइजेशन इंग्लैंड के ऊपर थी, ठीक है जी। तो उन्होंने भी काफी रोड्स वगैरह सेट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लेकिन उसके साथ ही एंग्लो सैक्सन एक जर्मन ट्राइब जो था वो हमलावर हो गया। तो मतलब इंग्लैंड इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कम्स अप। रिवर टेम्स जो था, अब मैंने आपको बताया था, रिवर जो होता था वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो काफी मतलब लोगों को मतलब किले का रोल अडॉप्ट कर रहा है। और रिवर के साथ जो है ना एक और चीज भी होती है, फर्टेलिटी भी होती है। तो डेफिनेटली जहाँ जैसे हमारे ईस्ट के अंदर भी मतलब हमलावर जो है ना इसी वजह से हुए हैं, ये गंगा रिवर और ये रिवर रावी और इस तरह के रिवर्स के इर्द गिर्द लोग बैठते गए और आबादी बनती गई और ये सब कॉन्टिनेंट डेवलप हो गया। तो यहाँ पर भी हमलावरी हुए हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वही सेटल हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर मजहब का वो चीजें आती गई, मुख्तलिफ मजाहब मिक्स हुए, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मिक्स हुई। तो इसी तरह बरतानिया में भी कुछ ऐसा एवोल्यूशन ही है। विद इन 4 years ही एस्टेब्लिश रूल ऑल ओवर द कंट्री। तो चूंकि वैसे इनका जो था सारा इन्फ्लुएंस वो सिर्फ मुख्तलिफ ट्राइब्स के ऊपर था, लेकिन ये एक विलियम किंग ऑफ नॉरमैंडी जो है ना ये इंग्लैंड का पूरे का बन गया। To eliminate arguments and establish a firm basis for awarding confiscated lands, William ordered an extensive survey of all property. उसने कहा कि भाई ये जो इन चीज़ों का, कोई कहता था हमारी ये प्रॉपर्टी है, वो कहता था the result of which were recorded in the Domesday book in 1086। तो बोलते कि इस तरह जो है ना उसने सारे लोगों को जो है ना ये डिस्प्यूट भी खत्म करना शुरू कर दिया। विलियम इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड द सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल लॉयल्टीज कॉल्ड फ्यूडलिज्म, राइट। तो फ्यूडलिज्म समझते हैं आप, जब हुकूमत हो जो है ना बहुत अपर क्लास सोसाइटी की, अंडर फ्यूडलिज्म द लैंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग नॉट ऑफ द ट्राइब। तो अब फ्यूडलिज्म से बेस बना के उसने ज़ाहिर है अपने जो लोगों को मिनिस्टर्स बना लिया और इस तरह करके तो पूरे बरतानिया के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़ाहिर आगे गवर्नर बिठा दिए और इस तरह उसका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होता गया। ही केप्ट ह्यूज एरियाज फॉर हिमसेल्फ बट मेड ग्रांट्स ऑफ लैंड फॉर हिज नोबल्स। तो नोबेलिटी यहाँ पर आई, आपको पता है इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अभी तक जो चीजें हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पर ये नोबल मैन ही बैठते हैं, ठीक है जी। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये होता है कि पार्लियामेंट से पब्लिक को सिलेक्ट किया जाता है, तो हाउस ऑफ ये लोअर हाउस है। तो अपर हाउस इनका अभी तक भी उसी इन्फ्लुएंस के साथ उसी ऑर्डर के साथ चल रहा है। जो ये द रोमन कैथोलिक चर्च,
तो किस तरह द यूनिफाइंग फोर्स एज वेल एज पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी प्रिवेल की, यहाँ पर लोगों को बताया। तो रिलीजन आपको पता है मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर सकता है। जब जो ही क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस करेगा कोई, तो एक पेज पे आ जाएगा। द रिलीजियस राइटिंग वर वेरी पॉपुलर, और अब बहुत सारे राइटर्स भी आना शुरू हो गए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है लिटरेचर में। तो एवोल्यूशन हम देख रहे हैं। विद इन 10 years of the conquest of only one bishop of Worcester and only two major monasteries remained under control of England abbots. The rest were Norman appointed by the king. तकरीबन बस ये दो तीन रह गए जो मोनेस्ट्रीज जिसे चर्च कहते हैं, जो एबट्स इंडिपेंडेंट बैठे हुए थे। अदरवाइज हु कंट्रोल द वेल्थ ऑफ दीज चर्च स्टेट्स, तो तकरीबन सारे के सारे जो चर्चेस को थे वो तो अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर लिया गया। लेटर द रिलेशन बिटवीन द क्राउन एंड द चर्च बिकेम कॉम्प्लेक्स, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन अरोज बिटवीन चर्च एंड क्राउन। इन इंग्लैंड इट वाज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज, आखिरकार इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रिजॉल्व कर लिया गया, क्योंकि चर्च कुछ और प्रीचिंग दे रहा था। जाहिर है जब चर्च कोई और बात करेगा, किंग कोई और बात करेगा, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेगा। सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये चीजें आएंगी, तो लोग एक जगह पे एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमेशा जो भी गवर्नमेंट का रूलर होता है वो मजहब को यूज करता है, अब्यूज नहीं करता। द रोमन कैथोलिक चर्च वाज अ यूनिफाइंग फोर्स फॉर द ऑफ द एज एज वेल एज वन ऑफ इंग्लैंड्स मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस। क्लर्जी एंड स्कॉलर्स एट द अबेस परफॉर्म द ट्रेडिशनल सर्विसेज ऑफ एजुकेटिंग क्लर्जी एंड नोबल्स एंड ऑफ राइटिंग, ट्रांसलेटिंग, कॉपिंग, गैदरिंग एंड स्टोरिंग, सॉर्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये सारा मतलब अब काम शुरू हो गया, ठीक है जी, कि मतलब आगे इन चीज़ों को सिस्टमाइज किया, नॉलेज को सिस्टमाइज। द आइडिया ऑफ स्टेट्स और ऑर्डर्स वाज इनकरेज ड्यूरिंग द एज, बट दिस ऑर्डरिंग वाज ब्रेकिंग डाउन। क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमनर्स, कोशिश तो ये की गई कि सब लोगों को एक पेज पे इकट्ठा करें, लेकिन फिर भी क्लासेस में बांट गया इंग्लैंड जो था। क्लर्जी, लैटिन चीफली स्पोकन, दोज हु प्रे पर्पस वाज टू सेव, क्योंकि लैटिन जो है ना ये इटालियन की लैंग्वेज, और आपको पता है पॉप इनका रोम के अंदर बैठता है, इटली में बैठता है, तो इसलिए क्लर्जी मैन जो थे वो इस तरह की लैंग्वेज लेके, क्योंकि अब आगे हमारी जो एज आने वाली है वो है हमारी चौसर की एज। तो चौसर की एज ये देखें, ये वही वाली एज ही है, यहाँ से चौसर जो है ना इसी एज में आएगा, जो हमारा इरा मैंने बता दिया 1066 से लेके 1485 के अंदर अंदर। 1340 में बर्थ होती है चौसर की, तो उससे पहले पहले के लोगों को भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन अगली कल वाले जो लेक्चर में इंशाल्लाह हम चौसर को ही डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। लेकिन आज अभी हम उसके जनरल बैकग्राउंड को देख रहे हैं। तो नोबेलिटी, फ्रेंच चीफली स्पोकन, मतलब ये थोड़े नोबल लोग फ्यूडल थे, वो अब पढ़े लिखे थे, तो फ्रेंच वो बोलना चाहिए। जैसे हम जो है इंग्लिश बोलते हैं तो हम समझते हैं कि ये अपर क्लास की लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो हमारा रिलीजियस सर्कल होता है वो कहता है नहीं नहीं अरबी जो है ना वो बेटर है, ठीक है, मदरसा वगैरह में। दोज हु फाइट पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट, अलाउ फॉर ऑल टू वर्क इन पीस एंड प्रोवाइड जस्टिस, तो यही मतलब पर्पस था। तो जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने भी ये नोबल की लैंग्वेज हमें सिखाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इंग्लिश को जो है ना आप अडॉप्ट करें अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हो। तो उसके कॉमनर्स जो इंग्लिश स्पोकन थे वो लोकल इंग्लिश बोलते थे, ठीक है जी। तो जबकि देख रहे हैं ना क्लर्जी में लैटिन, नोबल्स में फ्रेंच, और कॉमनर जो आम लोग थे वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेडिवल लिटरेचर की? एक तो रोमांस, बहुत ज्यादा रोमांस, आपको पता है इमेजिनेटिव स्टोरीज होती हैं। शिवलरी, शिवलरी बहादुरी, जैसे कि आपको पता है तो यहाँ पर क्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे थे इंग्लैंड के ऊपर हमलावरों के, तो डेफिनेटली ट्राइबल जो ऑनर होती है वो शिवलरी के ऊपर, बहादुरी के ऊपर ही तो बेस कर रही होती है। तो कोर्टली लव, डेफिनेटली जो है ना कोर्टली लव, बादशाहों के प्यार, इस तरह के किस्से दिखाए सुनाए जाते थे लिटरेचर के अंदर। क्योंकि अभी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुए थे इन्वेंट, लेकिन फिर भी जो है ना इन चीजों को लिखा जाता था किसी न किसी तरह से, ठीक है जी, और दूसरों तक पहुंचाया जाता था। तो लिटरेचर हमेशा लाइफ की रिफ्लेक्शन है, और किस तरह के आइडियाज प्रिवेलिंग थे उनकी खसूसियात ये। द मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले, ये भी जो है ना ये देखने वाले होंगे, क्योंकि डॉक्टर फोर्सेस भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, वो आपके चूंकि थर्ड लेक्चर में चले बहरहाल। तो मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले भी जो है ना उस वक्त के थे। मिरेकल के अंदर ये होता था कि अभी मजहब का इन्फ्लुएंस नहीं गया था, लोग अभी सेकुलर नहीं हुए थे, तो मेरी मोजे दिखा दिखा के और मोरालिटी, एक तरफ गुड कैरेक्टर्स को रख लिया, एक तरफ बैड कैरेक्टर्स को रख लिया, और ये करके लिखाया गया। रेफर टू द लाइफस्टाइल्स एंड शिवलरी जो है, अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो शिवलरी किस चीज का? रेफर टू द लाइफस्टाइल एंड मॉरल कोड ऑफ मेडिवल के नाइट्स, ये बहादुरी उनकी दिखाई जाती है, उनके किस्से बयान किए जाते थे कि भाई हमारा नाइट इधर गया, उसने जाके इस तरह क्रिश्चियनिटी फैलाई, उसको किस तरह हेरेटिक्स का सामना करना पड़ा, उसने कितने लोगों को कत्ल किया और किस तरह कुर्बानियां दी, और फिर अपने आप को जो है ना, द मेडिवल नाइट्स वाज बाउंड टू द शिवलरी कोड टू बी लॉयल टू गॉड, हिज लॉर्ड एंड हिज लेडी। हिज लेडी क्या नाम है उनका जो है मरियम, ठीक है जी। तो शिवलिक आइडियाज इंक्लूड बिनोवलेंस, ब्रदरली लव एंड पोलाइटनेस। तो ये आइडियाज वो प्रिवेल करने के लिए मुख्तलिफ जगह पे क्रिश्चियनिटी को मतलब फैलाने के लिए जाते थे, बहादुरी दिखाते थे, तो इस तरह मजहब जो था इनका फैल रहा था। Romance. Romance is a literary genre
पॉपुलर इन द मिडल एजेस। तो ये भी एक लिटरेचर के अंदर था। डीलिंग इन वर्स और प्रोज विद लेजेंडरी सुपरनैचुरल और एमोरल सब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर्स। तो ये तकरीबन इसके अंदर एपिक वाली स्टोरीज आ जाती हैं, ठीक है जी। सुपरनैचुरल का भी इंक्लूड है, लेजेंडरी इनके टॉपिक्स भी मौजूद है। द नेम रेफर टू द रोमांस लैंग्वेज एंड ओरिजिनली डिनोटेड एनी लेंथी कंपोजिशन इन वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस। तो कोई बहुत लंबी सारी हीरोइक टेल हो, उसके अंदर मतलब रोमांटिक, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बातें हों। तो आजकल भी ये रोमांस जो है ना अभी तक मौजूद है, सुपरनैचुरल और ये जो हमारे साइंस फिक्शन के अंदर। लेटर द टर्म वाज अप्लाइड टू टेल्स स्पेसिफिकली कंसर्न विद द नाइट्स, शिवलरी एंड कोर्टली लव। तो पहले तो ये था कि मतलब जनरली, लेकिन स्पेशली नाइट्स के साथ जो है ना उनको हीरो रखा गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना उनका उस वक्त का काम था। तो उस वक्त के जो 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक के जो मेडिवल एज है उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। द रोमांस एंड द एपिक आर सिमिलर फॉर्म्स। तो मैंने अभी आपको एपिक का भी बताया था, बट एपिक्स टेंड टू बी लॉन्गर एंड लेस कंसर्न विद कोर्टली लव। तो उनका ताल्लुक चूंकि बहुत हीरोइक डीड के साथ होता है, बहुत बड़े बड़े कारनामों के साथ होता है, ठीक है जी। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी जो है ना जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है, तो वो भी एक एपिक है। उसके अंदर भी रिलीजियस थीम ही है। उसमें भी बताया गया किस तरह हमारे पेरेंट्स ने, एडम ग्रैंड पेरेंट्स ने जो ना मिस्टेक कमिट की। तो इस तरीके के साथ और उन जो रोमांस रोमांटिक स्टोरी है, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, किंग हॉर्न, ये सारे जो है ना वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं। द आइडियल ऑफ कोर्टली लव, उस वक्त मैंने बताया था कि खसूसियात थी ना, तो उसमें से एक ये भी आ रहा है। द रिलेशनशिप वाज मॉडल्ड ऑन द फ्यूडल रिलेशनशिप बिटवीन अ नाइट एंड हिज लेडी लॉर्ड। The knight serves his courtly lady with the same obedience and loyalty which he owes to his liege lord, ठीक है जी। तो she is in complete control, he owes her obedience and submission। मतलब साथ साथ उसको मजहब को भी थोड़ा करना पड़ता था, ये थोड़ा सेकुलर अप्रोच है। और साथ जो है ना अपनी लेडी को भी जो है ना बहुत ज्यादा मतलब कोर्टली समझ रहे हैं, लव से रिलेटेड। The knight's love for the lady inspires him to do great deeds in order to be worthy of her love or win her favor। तो अब यहाँ पर भी इस तरह के किस्से में भी कोर्टली लव के अंदर भी उनका मजा भी आता था कि भाई जाओ पहले ये बड़ा काम करके आओ, यहाँ से लोगों को इतने लोग जो है ना प्रॉब्लम है, उनके अंदर क्रिश्चियनिटी नहीं है, उनके अंदर जहालत है, तो वो आप प्रिवेल करके आओ। तो नाइट जो होता था टुवर्ड द एंड ऑफ द डे विन करके आता था अपनी फेवर, अपनी लेडीज को जीतने के लिए। फिर जो है ना यही कोर्टली लव है वाज नॉट बिटवीन, एक मिनट से सिर्फ ये थोड़ा सा जूम है छोटा कर रहा हूँ। Courtly love was not between husband and wife because it was not an idealized sort of relationship that could not exist within the context of real life medieval marriages। तो मतलब ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ के अंदर नहीं था, क्योंकि कोर्टली लव का रोमांस के साथ तल्लक है, तो इसलिए फार फेच किस्म की स्टोरीज होती थी। इन द मिडल एजेस मैरिजेस अमंग्स द नोबिलिटी वर टिपिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड डायनेस्टिक कंसर्न्स रादर देन ऑन लव। तो ये इनका डायनेस्टी समझते हैं आप कि मतलब किस तरह उनकी बादशाहत का सिलसिला जो था वो जब ना कि उनके पर्सनल लव के साथ जो है ना उनका ताल्लुक होता था, बल्कि बहुत ज्यादा सोशल जो है ना बातें होती थी। अच्छा जी, उसके बाद द लेडीज टिपिकली ओल्डर मैरिड एंड ऑफ हायर सोशल स्टेटस देन द नाइट बिकॉज शी वाज मॉडल्ड ऑन द वाइफ ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड हु माइट नेचुरली बिकम द फोकस ऑफ द यंग अनमैरिड नाइट्स डिजायर। ये एक इस तरह के टॉपिक्स जो है ना उनको डिस्कस किया जाता था कि लेडी जो होती थी बहुत ज्यादा ओल्डर होती थी, मैरिड होती थी और हायर सोशल स्टेटस की होती थी, और उसको जो है ना बहुत ज्यादा चीजों को बीट अप करना होता था, नाइट को चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते थे। मिस्ट्री प्लेस, व्हाट आर मिस्ट्री प्लेस, ये मेरिकल आगे आएंगे, ठीक है जी, और मोरालिटी प्ले आएंगे। मिस्ट्री प्लेस वो जो है 12th सेंचुरी के अंदर, तो ये सारे चर्च में अभी जब हम 16th सेंचुरी में आएंगे, रिनाइसेंस के अंदर आएंगे, वहां पर सेकुलरिज्म आएगी। अभी तक डोमिनेट क्या कर रहा है, मजहब। अगर देखें शिवलिक टेल है, रोमांटिक टेल्स है, उसके अंदर भी मजहब का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अभी मिस्ट्री प्लेस के अंदर क्या है, वाज स्टोरीज टेकन फ्रॉम द बाइबल, ठीक है जी। अभी तक चूंकि मेन काम क्या था, क्रिश्चियनिटी को प्रिवेल करना। ईच प्ले हैड 4 or 5 डिफरेंट सीन्स और एक्ट्स। तो जिस तरह के आजकल भी टिपिकल ड्रामाज होते हैं, तो द प्रीस्ट एंड द मॉन्क्स वर द एक्टर्स, खुद जो है ना चर्च के ऑफिशियल्स होते थे वही सारे एक्टर्स होते थे। ईच सीन और एक्ट वाज परफॉर्म्ड एट अ डिफरेंट प्लेस इन टाउन एंड द पीपल मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट टू वॉच द प्ले। तो मतलब लिटरली लोगों को परफॉर्मिंग आर्ट अब बन गई, शो लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, तो उसको लोगों को लिटरली लेके जाया जाता था दूर दूर
कि आए जी आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ सीन्स चेंज करने के लिए जगह, क्योंकि आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ट्रांसफर कर चुकी है, एडवांस हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। उस वक्त चूंकि लोगों को रियलिज्म दिखाने के लिए उनको प्लेसेस को भी चेंज करना। द प्ले यूजुअली एंडेड आउटसाइड द चर्च सो दैट द पीपल वुड गो टू चर्च एंड हियर अ sermon आफ्टर वाचिंग द प्ले। तो लोगों को प्रीच करना ही मेन एम होता था कि मतलब लोग कुछ सीखें, बताएं, और उसके बाद जो है ना चर्च ऑफिशियल उनको बताते थे कि देखें जी ब्रदरहुड में ये चीज़ है, आप लोगों को इक्वालिटी बताई जा रही है, मजहब का ये मैसेज है हमारा, तो हम लोग आपको यही सिखाते हैं। मतलब स्टोरीज जो थी एक्सोटिक किस्म की स्टोरीज होती थी लोगों को सिखाने के लिए। मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल में क्या होता है, मुझे जबरदस्त दिखाया। द मिरेकल प्ले वाज अबाउट द लाइफ और एक्शंस ऑफ अ सेंट, किसी वली के, यूजुअली अबाउट द एक्शंस दैट मेड द दैट पर्सन अ सेंट। समझ आ रही है जी? तो ये मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस, तीनों का तलक तकरीबन एक ही है। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के प्लेस दिखाए जा रहे थे। रोमांटिक टेल्स होती थी, शिवलिक किस्म के उनके अंदर बहादुरी के किस्से, कोर्टली लव, और ये देखें इस तरह का लिटरेचर मेडिवल एज के अंदर था। लेकिन सारा का सारा जो है ना वो उसका सेंटर जो था वो मजहबी था। वन पॉपुलर मिरेकल प्ले वाज अबाउट सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है जी, कि कौन सा मिरेकल प्ले जो था वो पॉपुलर था, उसका नाम बताएं। तो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आप लोग इस तरह इनको याद रखें प्लीज। उसके बाद मोरालिटी प्लेस, मोरालिटी प्लेस वर डिजाइन टू टीच पीपल अ लेसन इन हाउ टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द चर्च। तकरीबन ये मिस्ट्री प्लेस की तरह के ही हैं, तो मिस्ट्री प्लेस में भी इस तरह चर्च इन्वॉल्व था, यहाँ पर भी। समटाइम दीज प्लेस हैड एलैबोरेट सेट्स, समटाइम टू नो सेट्स एट ऑल। कभी तो बड़े खूबसूरत सेट लगे होते थे स्टेजेस के लिए, और कभी कभी नहीं होते थे, सॉरी। इट डिडंट सीम टू मैटर, कि मतलब सेट्स का इतना मैटर नहीं होता था। द पीपल अटेंडेड दिस प्लेस, लोग शौक से आते थे, तो मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट भी हो रही थी और नॉलेज भी मतलब साथ आ रहा था। दे डिडंट हैव टू, बट इट वाज अ ब्रेक फ्रॉम देयर नॉर्मल डेली लाइफ। तो वो थोड़ा सा मतलब अब नॉर्मल डेली लाइफ को चेंज करने के लिए लोग जो है फन के लिए आते थे और कुछ ना कुछ लर्न करते थे। तो अब देख रहे हैं कि अभी तक मजहब का इन्फ्लुएंस जो है ना इन प्लेस को। बैलेट्स, बैलेट्स जो है ना ये एक स्टोरी होती है, ये भी एपिक से नैरेटिव होती है, कोई लॉन्ग नैरेटिव तो नहीं होता इतना, लेकिन इसके अंदर भी नरेटिव दिखाया जाता है। तो मतलब मैंने बताया था फॉर्म ऑफ लिटरेचर आपको बताया था, एपिक पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री है और लिरिकल पोइट्री है। एपिक पोइट्री में परफॉर्म किया, नरेट की जाती चीज को, ड्रामेटिक में परफॉर्म किया जाता है, लिरिक में किसी गजल को राइम और रिदम के साथ लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर बैलेट्स भी जो है ना ये इसके भी थीम वही थे, शिवलरिक, रोमांटिक, कोर्टली लव, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इन द, ये एक नैरेटिव सॉन्ग होता है उसके बारे में, और ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है अभी तक। जो रोमांटिक पोइट्स हैं जो 19th सेंचुरी के, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज वगैरह, इन्होंने भी लिखे हैं बैलेट्स, ठीक है जी। बैलेट्स टोल्ड ऑफ कॉमन फॉक्स एंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम लेजेंड एंड फॉकलोर। तो मतलब कॉमन फॉक्स के बारे में भी होता है और लेजेंडरी स्टोरियां भी होती हैं इसके अंदर, इनके टॉपिक्स, इनके थीम्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टैंजास दैट कंटेन अ क्वार्ट्रेन, राइम स्कीम, ए बी। अक्सर ये जो है ना इस तरह का इनका राइम स्कीम होती है, और एंड पे आवाज जो है ना एक लाइन का एक और होता है, और बी इसलिए हम दे रहे हैं उसको, सपोज कर रहे हैं कि उसका दूसरे का लाइन का आवाज कुछ और होता है। इंग्लिश लिरिक पोइट्री, इट वाज रिटन इन 13, 14 एंड 15 सेंचुरी, क्योंकि हमारा ये कंसर्न भी इसी एज का यही है। तो एंड रिमेन्स एनोनिमस, तो अभी तक तो उनका ये इतना कोई खास नहीं लिखा, मतलब एनोनिमस ही रहा है। देयर आर लव लिरिक्स फ्रेंच इंस्पायर्ड, दे रेंडर अ न्यू फैसिनेशन विद सर्विस टू अ फेयर लेडी रादर देन टू अ फ्यूडल किंग। तो ये मतलब अब इसमें फोक, कॉमन फोक्स की बातें, किस्से आने शुरू हो गए थे, बजाय इसके कि वो बहुत शिवलरिक किस्म की टेल्स और रोमांस बताए जाए और वो कोर्टली लव के बारे में बयान किया जाए। तो बैलेट्स ने थोड़ा सा डेमोक्रेसी ले आया अपने थीम में। इंपॉर्टेंट फिगर कौन थे इस एज के? विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर, जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर का हमने स्पेसिफिकली पढ़ना है उसको, तो ये दो लोग जो थे इनको आज गौर से पढ़ लें, क्योंकि जोफ्री चौसर के बारे में डिटेल आगे आने वाली है। कुछ आपने वैसे भी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में भी उसको पढ़ना है। विलियम लैंगलैंड कौन था, ये जरा देखें, पायर्स प्लोमैन, इसकी एक पोइम है। He appears on the manuscript of his poem. He was born probably near Melbourne in 3032, where he was educated at the Benedictine school. The name of William Langland has a celebrity in the English language for his singular work, The Book of Pirates of the Plowman. ठीक है, ये जो ऊपर टाइटल दी। In the English literature of the 14th century, Langland's Pyre, the Plowman stands out as the most renowned work. अब इसका थोड़ा सा थीम ये है क्या? सिटायर ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। लो जी, इस रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर ही तो सारा थीम चौसर का भी आता है। वो भी बताएगा मॉन्क और इस तरह के और लोग जो ऑफिशियल्स हैं चर्च के, किस तरह मतलब करप्ट होते जा रहे हैं, उनको अंदर दुनियादारी किस तरह आ रही है। थ्रोज लाइट ऑन द एथिकल प्रॉब्लम ऑफ द दैट डे।
तो अखलाकी प्रॉब्लम के ऊपर भी हाईलाइट कर रहा है ये वाली जो इसकी मशहूर टेल है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको। द कैरेक्टर अज्यूम बाय हिम इज दैट ऑफ अ प्रॉफिट डिनाउंसिंग द सीन ऑफ सोसाइटी एंड इनकरेजिंग मैन टू एस्पायर टू हायर लाइफ। तो मतलब लोगों को प्रीचिंग सिखाना उनका मेन मकसद था। ही वाज अ स्टाइरिक पोइट। स्टाइरिक समझते हैं वो लोग, बंदा जो किसी के ऊपर तंज करता है, ठीक है जी, को किसी के फॉलीज को, अब्सर्डिटीज को, स्टुपिडिटीज को पॉइंट आउट करना, और वो भी ह्यूमरस अंदाज के साथ जिसके अंदर कोई रिफॉर्मेशन का एलिमेंट हो। द फ्यूडल सिस्टम इज हिज आइडियल। He desires to no change in that all will be well if different order of society would be do their duties। तो मतलब लोगों को थोड़ा सा प्रीचिंग करना इसका मेन थीम था। जॉन गॉवर दूसरा पॉइंट आ गया जी, रिनाउंड जो सोकर कर आया। ही उसके अलावा बहुत सारे थे, लेकिन वो पर्सनल जो है ना चीजों को बता रहे थे, मतलब ग्रजेस को लिटरेचर में लेके आ रहे थे। ये वो लोग थे थोड़े से जो ऑब्जेक्टिव होकर लिखते थे। तो च्याउसर को इसलिए माना जाएगा कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमन फॉलीज को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है। वो मानता है। कुछ लोग होते हैं ना मिसएंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो कहते हैं नो ना नहीं, ये इंसान ने तो ये कर दिया, तो ये हालांकि इंसान की खसलत के अंदर एक गलती है, ठीक है जी, तो गलती शामिल है। तो जो बंदा गलती को पॉजिटिव लेता है वही बड़ा इंसान है। तो ये इस वजह से चौसर को बड़ा कहा जाएगा, इनकी एज का बड़ा एक टावरिंग फिगर इसलिए कहा जाएगा। जॉन गॉवर ही हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश मेडिवल पोइट्री। ही इज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट, ठीक है जी। तो ही प्रोवाइड्स दैट इंग्लिश माइट कंप्लीट विद अदर लैंग्वेज व्हिच हैड मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन पोइट्री। तो वो कहता है कि जो है ना पोइट्री इंग्लिश उस वक्त कंप्लीट होगी जब मतलब वो पोइट्री के साथ उसका राइम स्कीम उसको अलग से रखें। तो इसीलिए ईस्ट मिडलैंड की लैंग्वेज जो है ना चौसर ने भी इसलिए सिलेक्ट की थी। नैरेटिव, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंच मिक्स हो रही थी, जर्मन मिक्स हो रही थी। नैरेटिव पोइट, ये नैरेटिव है डेफिनेटली। उस वक्त लंबी लंबी टेल्स ही सुनानी होती थी। बैलेट सुना दे तो आम लोगों के बारे में किस्सा आ गया थोड़ा सा, या लेजेंडरी किसी स्टोरी, जबकि कोर्टली लव में रोमांस आ जाता है तो होते तो वो भी नैरेटिव है। वर्क्स कन्फेशन एमनिटीज व्हिच इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड डिवाइन इंटरप्रेटर। ही प्रेजेंट्स हिम एज अ मॉरलिस्ट। तो ये थीम है उसके वर्क का। जोफ्री चौसर के बारे में हमने डिटेल से भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसका इंट्रोडक्शन, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। पोइट हु डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ मिडल इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। तो ये एक पोटेंशियल दिखाता है कि मतलब जो है ना लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर किस तरह मिडल एज के अंदर ये एक बहुत बड़ा पोइट था। ही वाज द सन ऑफ द वेल्दी लंदन वाइन मर्चेंट। ही बिकेम अ पेज इन अ नोबल हाउस होल्ड। तो सर्वेंट बना एंड लेटर अ हाई ऑफिशियल इन द रॉयल सर्विस। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन यूरोप नेगोशिएटिंग फाइनेंशियल ट्रीटीज फॉर द क्राउन। तो ये एक मतलब नोबलमैन के तौर पर भी काम करता रहा है, जो है ना वो क्या नाम कहते हैं कि एंड दस बिकेम अक्वेंटेड विद द वर्क्स ऑफ डेंटे, बोकासियो एंड पेट्रार्क। तो जब ये इस तरह की काम कर रहा था, अपने मुल्क को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसने इटालियन राइटर्स को भी पढ़ा, इसने फ्रेंच राइटर्स को भी पढ़ा। इसकी एज को भी हम देखेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन हिज वर्क्स। एट फर्स्ट ही रोट इन द फ्रेंच कोर्टली लव स्टाइल। तो फ्रेंच रोमांस को इसने पहले थोड़ा प्रमोट किया। द एलिगोरिकल रोमांस है ये, द रिमोट ऑफ द रोज, ये इसका फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। कि ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेंटे एंड बोकासियो, ये इटालियन राइटर्स हैं, प्रोड्यूसिंग द मास्टरपीस ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। ही बोरोड फ्री फ्रॉम हिज इटालियन सोर्स। कि मतलब वो इटालियन ने भी ये लिखा हुआ ना, तो उसने वो काफी सारी चीजें वहां से बोरो की। दिस वाज स्टैंडर्ड मेडिवल प्रैक्टिस एंड एज ओरिजिनली काउंटेड फॉर लिटिल बट द वेट ऑफ अ रेवर्ड अथॉरिटी मच। तो इसको हम इंशाल्लाह कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे। चौसर मेड समथिंग यूनिक आउट ऑफ द स्टोरी अबाउट द सन ऑफ द किंग ऑफ अ ट्रॉय एंड हिज अनफेथफुल लवर। तो ये इसने इसका थीम है। जोफ्री चौसर आगे इसकी लाइफ स्पैन लिखा हुआ है। द कैंटरबरी टेल्स of 1386, ये इसका renowned work है। The most famous of Chaucer's work is a collection of stories told by 31 pilgrims resting in a tavern on their way to the shrine of Saint Thomas Becket। कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह ये हैं। The characters are introduced in prologue। They nearly all come from the middle ranks, professional men which are such as doctor। मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके अंदर से मिडिल क्लास भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल कोई आ रहे हैं, लोअर क्लास आ रहे हैं, क्लर्जी मैन है, अब मर्चेंट है, सेलर है, देर आर क्राफ्टमैन, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े मतलब महारत रखने वाले, सर्वेंट्स, अ वुमन हु हैज आउटलिव्ड 5 हस्बैंड्स, ये एक वाइफ ऑफ बाथ है, अ नन प्रीस्ट एंड अ मॉक्स, ये इस तरह के कुछ चर्च ऑफिशियल्स भी हैं। तो क्रोनोलॉजी ऑफ चौसर्स वर्क, ठीक है जी, ये सारी डिटेल है इसकी। मैंने अभी इन बुक का नाम भी लिया है, तो इसने किस किस तरह इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो विलियम कैक्सटन, ठीक है जी, एक और राइटर है, हैज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। रिस्पेक्टेड ट्रांसलेटर कैक्सटन ट्रेवल्ड, ये आप विलियम लैंगलैंड हो गए, ये सारे आपने याद करने हैं जी, इनको देखना है, इनके फेमस वर्क को भी नोट रखना है, ठीक है जी। रिस्पेक्टेड ट्रांसलेटर कैक्सटन ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन यूरोप एंड probably learned the printing trade in Germany. After returning to England, he opened his own printing business,
बिफोर हिज डेथ 15 ईयर्स लेटर, ठीक है जी, 15 ईयर्स लेटर ही हैड प्रिंटेड प्रैक्टिकली ऑल ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर अवेलेबल एट द टाइम। तो तकरीबन इसने बहुत कुछ जो है ना उस वक्त प्रैक्टिकली जितना कुछ भी अवेलेबल था उसने लिखा, इंक्लूडिंग मोर्टे डी आर्थर एंड द कैंटरबरी टेल्स। तो इन तमाम चीज़ों को इसने जो है ना वो नोट किया। उसके बाद ये रेफरेंसेस थे, ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब मेडिवल एज के अंदर अगर हम इसको रिव्यू करें तो क्या बनता है जी कि इसमें उस वक्त क्या क्या उसके रोमांटिक फीचर्स थे, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उस वक्त के लिटरेचर के, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर में है। हमने उसके कुछ फेमस राइटर्स पढ़े हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी इस, अब आपको थोड़ा सा ये हमने डिटेल से इनको डिस्कस किया है। तो ये बन रहा है इसका क्रक्स। तो उस वक्त मेडिवल लिटरेचर के अंदर रोमांस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रोमांटिक टेल्स उसके अंदर सुपरनेचुरलिज्म बहुत अफोर्ड हो सकती है, और ये मतलब बहुत फार फेच इमेजेस को एक्सप्लेन कर सकता है। शिवलरी, चूंकि मैंने बताया कि वहाँ पर जो बरतानिया के अंदर बहुत सारे इन्वेडर्स आ रहे थे, हमलावर आ रहे थे, और वो जंगें हो रही थी, तो ज़ाहिर है ट्राइबल ऑनर और ये सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया जा रहा था। कोर्टली लव वगैरह ये थोड़ा सा सेकुलर चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मिरिकल एंड मोरालिटी प्ले जो है ये उनका चर्च का बहुत ज्यादा प्रीचिंग होती थी और प्लेज के जरिए, ठीक है जी। तो ये मिरिकल मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेज, ठीक है जी, तो ये सारे एक ही तरह के हैं। इन चीजों को आप जब नेक्स्ट एज में आएंगे, फॉलोइंग एज में, कुछ जो रिनाइसेंस के जो एलिमेंट्स हैं, ह्यूमनिज्म और क्लासिसिज्म, वो चौसर की एज में भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और 15-16 सेंचुरी में जब ये फिर पीक पे चले जाएंगे, जब एलिजाबेथन एज आएगी और चौसर वो क्या नाम विलियम जो है ना शेक्सपियर की एज आती है, वहां पर आप देखिएगा किस तरह वो चीज़ों को और ज़्यादा एलेबोरेटली और सेकुलरली, और डॉक्टर फॉसस जो है ना वो क्या बंदा है, एक मजिशियन है, ठीक है जी, किस तरह वो एक सेकुलर बंदा वो मजहब को टाउंट करता नजर आ रहा है, डिपेक्ट करता जो है ना वो उसको, और उसके साथ जो है ना आपको मिरिकल और मोरालिटी प्लेस के भी एलिमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है जी, और उसके अंदर उसकी कुछ ऐसी थॉट भी नजर आएगी। तो मतलब अब ड्रामा जो है वो काफी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एडवांस होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, रिनाइसेंस का मतलब भी यही है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, कि रिवाइव कर लिया जाएगा क्लासिकल लिटरेचर, जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके जो पैटर्न को, जो अरिस्टोटल ने वो चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, उनको मतलब जो है ना थोड़ा सा चेंज करना, कंसेप्शन शुरू हो जाएगा। तो मतलब अगले आने वाली फॉलोइंग एज के अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो गई, जिसको हम इंसानियत के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो अब आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जिसके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन जरूर किया करें आप लोग, ताकि फिर पता चले कि आप लोगों ने पिछला भी कुछ पढ़ा हुआ है और इसको भी आपने फॉलो किया हो। जी काइंडली। जी बेटा। जी बेटा, हेलो, मुझे सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। सर आपने बेनोवलेंस के अंदर एक टर्म यूज की थी, उसका मतलब बता दें। किसके अंदर बेटा? चिवेलरी के अंदर आपने एक टर्म यूज की थी, बेनोवलेंस। हाँ जी, बिनोवलेंस। अब देखें ना, ये क्रिश्चियनिटी की है ना, क्रिश्चियनिटी का बिनोवलेंस के मतलब वो लोगों को दिखाते हैं किस तरह दूसरों के साथ आपको होना चाहिए, रहम करना चाहिए, ठीक है जी। क्रिश्चियनिटी के अंदर यही चीजें दिखाई जाती है ना, ब्रदरहुड, पेशेंस, ठीक है जी। और ये बंदे को बहुत ज्यादा मतलब ईवल के खिलाफ लड़ने के लिए बहादुरी चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है। ये वो चीज वर्चू सिखाए जा रहे थे ना उन ड्रामास के जरिए, मेरिकल और जो मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेज हैं उनके जरिए दिखाया जाता था। हीरो को ले लिया जाता था, गुडनेस का एक एम्बॉडीमेंट करार दे दिया जाता था, जबकि उसके अगेंस्ट जो था वो ईवल जो होता उसके साथ उसका क्लैश होता था, ठीक है जी। और ईवल जो था पहले तो डोमिनेट कर लेता था गुड को, लेकिन अपनी लपेट में ले लेता था, लेकिन आखिरकार गुड स्ट्रगल करते करते जो है ना ये जीत जाता है। तो तकरीबन अगर आप इस एज में जितना कुछ भी पढ़ेंगे आपको इसी तरह के जो है ना टेंडेंसीज नजर आएंगी, कि किस तरह जो है वो नाइट्स के साथ, नाइट मैंने बता दिया ना, उन्होंने बताया कि तो नाइट्स को एज अ हीरो लेना शुरू कर दिया गया कि भाई ये नाइट्स हमारे वॉरियर्स हैं, इन्होंने ही हम लोगों को फाइट बैक करना है, इन्होंने रिलीजन को प्रिवेल करना है, इन्होंने अपने मेटल को दिखाना है लोगों को, और इस तरीके के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो ये इनका जो मतलब जो है ना क्रिश्चियनिटी से भरपूर जो एक लिटरेचर था उसके अंदर ये चीज शामिल थी। जी बेटा। और
अच्छा जी, और उसके साथ जो है ना आप लोग प्लीज ये शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिएगा, जितने बच्चे अटेंडेंट हैं जिन्होंने प्रेजेंस हैं वो मुझे प्लीज जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जरूर। सर असमा ने लेक्चर लिया है लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसका वाईफाई बंद हो गया तो कही थी मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। किसने? आसमा ने? हाँ जी चलिए ठीक हो गया बेटा, ठीक है जी। तो आप लोग आप पढ़े इंशाल्लाह। कल जो है हम जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चौसर पे होना है, ठीक है जी। उसमें हम डिटेल उसको उसकी एज को, उसका इन्फ्लुएंस, उसके वर्क्स वगैरह को फर्दर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा हमने ब्रीफली उसको डिस्कस किया, इंशाल्लाह कल हम जो है ना उसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे। जी सर। ओके बेटा, फिर आई एम साइनिंग ऑफ। ओके सर।